ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, उस टेम्पलेट को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक हो गया। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को वो मॉडल व्यू कंट्रोलर का जो स्टैक है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको फॉलो करते हुए हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे कि टेम्पलेटिंग, जो मेन चीज़ होती है टेम्पलेटिंग की, इसके अंदर आप लोग टेम्पलेट बनाओगे किस तरीके से। ठीक हो गया। तो मैं जो हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा क्या क्या बनाने में। एडमिन पैनल का कोई भी टेम्पलेट पिक करूंगा, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। किस तरीके से, इस तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगा कि आपका हेडर सेपरेट हो, फुटर सेपरेट हो और मेन्यू सेपरेट हो, और जो आपका कंटेंट एरिया है वो सेपरेट हो। जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो, जितनी बड़ी भी वेबसाइट हो, आप ओपन करते जाए, कोई भी वेबसाइट ओपन करें, उस पेज के अंदर कुछ चीजें कॉमन होती हैं। जैसे हेडर कॉमन होता है, पूरी वेबसाइट पे आप अलिफ से लेकर ये तक देख लें, ए से लेकर जेड तक देख लें, पूरी वेबसाइट में हेडर कॉमन होगा। एक स्पेसिफिक जगह पे लोगो पड़ा होगा, स्पेसिफिक जगह पे मेन्यू होगा, और वही मेन्यू बार बार आपके पास रिपीट हो रहा होगा। ठीक हो गया। इसी तरह जो आपका लेफ्ट सेक्शन होता है, जैसे एडमिन पैनल की आप एग्जांपल ले लें, तो एडमिन पैनल पे हमारे पास जो मेन्यूज होते हैं वो लेफ्ट साइड पर होते हैं। ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड के ऊपर क्या होगा कि लेफ्ट साइड के ऊपर तमाम के तमाम मेन्यू सिमिलर होंगे, सेम होंगे। उसके मतलब उसको सेम रखने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप अगर सिमिलर नहीं रखोगे तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकोगे। फिर इसी तरह जो फुटर सेक्शन होता है वो सिमिलर होता है। कौन सा सेक्शन चेंज हो रहा होता है? सिर्फ वो दरमियान वाला। ठीक है, जो कंटेंट एरिया जिसको बेसिकली हम कहते हैं। अब उस कंटेंट एरिया में क्या हो रहा है, अगर आप लेट्स सपोज स्टूडेंट्स लिस्ट कर रहे हो तो वहां पर स्टूडेंट देखोगे, अगर आप टीचर्स लिस्ट कर रहे हो तो वहां पर आप टीचर्स देखोगे, अगर आप वहां पर स्टूडेंट्स को ऐड कर रहे हो तो आप वहां पर स्टूडेंट्स का ऐड का फॉर्म होगा, अगर वहां पर आप स्टूडेंट्स को एडिट कर रहे हो तो स्टूडेंट के एडिट का फॉर्म होगा, आप सिंगल स्टूडेंट को व्यू कर रहे हो तो सिंगल यूजर का व्यू होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हेडर हो गया, लेफ्ट हो गया और बॉटम हो गया, बाहर जगहों पे राइट भी हो गया, ये सारी चीजें कॉमन होती है। सिर्फ एक सेक्शन होता है जो कि हमारे पास डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर अपने पास देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से टेम्पलेट मौजूद हैं, तो मैं उसको सबसे पहले इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। अब ये एक टेम्पलेट है SB डैश एडमिन, ये मेरे पास पड़ा हुआ था। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ठीक हो गया, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब ये हमारे पास एक एडमिन का टेम्पलेट है। ठीक है, इसके अंदर देखें क्या क्या चीज़ें हैं। डिफरेंट फ्लो चार्ट्स हैं, डिफरेंट चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं। हम लोग जो ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो यही टेबल्स यूज़ करेंगे। फॉर्म्स हैं, ठीक है, UI एलिमेंट्स हैं, पैनल्स हैं, वेल्स हैं, जो कुछ है। बूटस्ट्रैप तो देखा हुआ है ना, बूटस्ट्रैप पे काम किया हुआ है ना, तो यानी इन सारी चीज़ों के साथ आप लोग यूज टू हो गए, ये सारी चीज़ें पता है कि आपको क्या होंगी। ठीक है, अब देखें, आप इस पेज को ज़रा गौर से देखें। ठीक है, इस पेज को गौर से देखें। इस पेज पे, हर पेज के ऊपर, जिस पेज पर भी आप जाएं, यहां पर कुछ चीजें कॉमन है और स्पेसिफिक एरिया जो है वही चेंज हो रहा है। अब इस पूरे टेम्पलेट के अंदर जो ये हेडर है, हेडर ये कॉमन है, और लेफ्ट साइड के ऊपर ये पैनल जो है, लेफ्ट पैनल जो जिसको हम कह रहे हैं, ये कॉमन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस टेम्पलेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फुटर चूंकि इसमें है नहीं तो हम फुटर को चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन अगर फुटर हो तो आपको फुटर को भी कॉमन रखना होगा। ठीक हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे टेम्पलेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कंटेंट, लेफ्ट और टॉप, या हेडर, नेविगेशन और कंटेंट। फुटर है नहीं। ठीक हो गया। तो
ये पेज में अगर देख लूं तो कहां पर है, ठीक हो गया, पेज इसके अंदर है ना, ठीक हो गया। और इसके अंदर में टेबल्स, ओके। अब क्योंकि ये हमारे पास एडमिन पैनल है, क्या है, एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल है, इस वजह से इसको हम लोग एडमिन के फोल्डर के अंदर रखेंगे। क्योंकि एडमिन पैनल जब भी आप एक्टिव करते हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे पास अगर हो //admin, अब देखो ये मैं एडमिन करूंगा तो ये मेरे पास एडमिन पैनल आएगा, ठीक हो गया, ये एडमिन पैनल आ गया, नीचे उसका लॉगिन फॉर्म आ गया, बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर इसको मैं एडमिन नहीं कहूंगा, सिर्फ क्लिक करूंगा, तो ये बेसिकली आपको होम पेज लाके बता देगा। अब देखो ये वही होम पेज है जो कि वहां पर मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, जो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है, बेसिकली इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, तो इसको मैंने इसके बाद अपडेट नहीं किया, ठीक है। हाँ, इंटरनली इसका मैंने एक पेज एक सेक्शन ऐड किया हुआ है, कैरियर्स। अब कैरियर्स को मैं लिस्ट करूं तो यहाँ पर देखो तमाम के कैरियर/1। अब देखो इसका ये सेक्शन बना हुआ है, तो ये जो है यहाँ पर ये चीजें एडिड है, ठीक है। अब देखो अब हेडर भी इसका सेम जा रहा है और फुटर भी सेम जा रहा है, सिर्फ ये दरमियान वाला सेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पर मुझे समझाने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो URL के अंदर जब मैं एडमिन देता हूं तब ये जाता है आपके लॉगिन की तरफ। तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो एडमिन पैनल, चूंकि टेम्पलेट में एडमिन का ऐड कर रहा हूं, इस वजह से इसको मैं एडमिन के फोल्डर के अंदर रखूंगा, ठीक हो गया। कंट्रोलर में आ गया, कंट्रोलर में मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा, उसको मैं कह दूंगा एडमिन। क्लियर? यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछें, कुछ किसी चीज की समझ ना आई हो, बात समझ आई, क्लियर है ना, ठीक हो गया। अब एडमिन के अंदर सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक फंक्शन, सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसको मैं कहूंगा dashboard.php, ठीक हो गया। नजर आ रहा है? क्लास, अच्छा, कोड इग्नाइटर के अंदर कुछ चीजें आपको देखनी होंगी। जब भी आप कोई ऐसी फाइल बनाओ जिसके अंदर आप कोई क्लास डिफाइन कर रहे हो, जैसे अभी मैंने ये फाइल बनाई ना dashboard.php, अब इसके अंदर मैं क्लास डिफाइन कर रहा हूं, तो इसके लिए लाजमी है कि इस फाइल का नाम कैपिटल होगा, कंट्रोलर हो या मॉडल हो, इसका फाइल नेम जो पहला कैरेक्टर होगा ना वो कैपिटल होगा, कैपिटल नहीं होगा तो ये चीज हमें एरर देगी, ठीक हो गया। इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, CI_controller की क्लास हम लोगों ने कल जाके देखी थी, ये कहां पर पड़ी है, सिस्टम के अंदर पड़ी है, और हम लोग जस्ट इसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक हो गया। ठीक हो गया। यहां पर मैं सबसे पहले फंक्शन बनाऊंगा इंडेक्स का, ठीक हो गया। और इंडेक्स के अंदर सबसे पहले मैं एको कर देता हूं कि हमें पता चले यहां पर हम लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं, ठीक हो गया। इसको मैंने क्लोज किया। मालाकंड और CI के अंदर मैंने कौन सा फोल्डर बनाया है, तो यहां पर मैं लिखूंगा एडमिन, यहां पर ये मुझे एरर दे रहा है, योर सिस्टम फोल्डर पाथ डज नॉट अपीयर टू बी सेट करेक्टली, प्लीज ओपन द फॉलोइंग फाइल एंड करेक्ट दिस index.php। अब सीन क्या चल रहा है, सीन ये हो रहा है कि जब मैंने यहां पर
स्लैश एडमिन तो बना लिया, लेकिन एडमिन के अंदर एडमिन का जो फोल्डर है उसके अंदर कोई इंडेक्स की फाइल नहीं, कोई index.html की फाइल नहीं, कोई index.php, CJP, किसी भी एक्सटेंशन के साथ कोई इंडेक्स की फाइल नहीं। तो अब फोल्डर को कैसे पता लगेगा या इस सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि इस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल को एक्सेस करना है? ठीक है, सोचने की बात है ना। अब इसको किस तरह पता लगेगा कि भाई इस एडमिन के अंदर मैंने इस फाइल को हिट करना है? अब हमारे जहन में तो क्लियर है कि भाई सबसे पहले जब मैं एडमिन पे जाऊं तो सबसे पहले मुझे डैशबोर्ड डिस्प्ले हो, इसी तरह है ना। लेकिन डैशबोर्ड का मैंने फाइल भी बना दी, वहां पर मैंने सब कुछ बना दिया, लेकिन मुझे वो डैशबोर्ड व्यू नहीं हो रहा। क्यों व्यू नहीं हो रहा? डैशबोर्ड हमें इस वजह से व्यू नहीं हो रहा क्योंकि हम लोगों ने इसका राउट सेट नहीं किया। जिस तरह ये वेलकम का राउट सेट है ना, अब देखो यहां पर ये वाला पेज क्यों आपको नजर आ रहा है? क्योंकि यहां पर मैंने कल आपको बताया था राउट्स की फाइल के अंदर कि जब आप उसको कहते हो ना कि डिफॉल्ट राउट, उसमें आपने लिखा था वेलकम, तो इसका मतलब है कि उसने बाय डिफॉल्ट जाके वेलकम को उठा लिया। ठीक हो गया? तो इस वजह से अभी मैं जाके इसके सेट करूंगा राउट। कहां पर? एप्लीकेशन के अंदर, कॉन्फ़िग के अंदर, राउट्स। ठीक हो गया? अब देखो यहां पर डिफॉल्ट राउट तो सेट है। अब वो एडमिन पैनल है, एडमिन सेक्शन है, अब उसको मैं क्या नाम दूंगा? उसको नाम शाम कुछ भी नहीं देना, सिंपली क्या करना है कि इस $राउट, उसका पाथ किया है एडमिन स्लैश बस। क्या हो गया? ठीक है ना? ठीक हो गया। अब यहां पर आए, कंट्रोल आर करें, यहां नहीं, यहां नहीं, कॉन्फ़िग और सही है। जी नहीं, बेस यूआरएल चेक कर लेते हैं हम लोगों ने वो सेट किया कि नहीं। ऑटो लोड, क्लास डैश नहीं, इंडेक्स की फाइल नहीं देनी होती। नहीं नहीं, एक सेकंड, इसको थॉरोली देख लेते हैं। अच्छा सही है।
समझ गया। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अब मैंने यहाँ पर .php अब आ गया। अच्छा देखें प्रॉब्लम ये थी ना, अब मैंने यहाँ पर मालाकंड /ci तो लिख दिया क्योंकि ये तो इसका रूट पाथ है। अब इसके बाद जो है ना, अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या कॉल करना होता है, जो पहला जो कीवर्ड होता है ना वो होता है क्लास, दूसरा कीवर्ड होता है फंक्शन। या अगर क्लास और फंक्शन अगर किसी फोल्डर के अंदर है तो पहले होगा फोल्डर नेम, फिर होगा क्लास नेम और फिर होगा फंक्शन नेम। ये इसी तरह हायरार्की चलती है। अब यहाँ पर पहले ये क्यों नहीं हमारे पास सामने आ रहा था, क्योंकि अब मैंने डायरेक्टली index.php नहीं लिखा था, डायरेक्टली स्लैश करके एडमिन कर दिया। इस स्लैश करके एडमिन करने का मतलब है कि रूट के ऊपर जहां पर एप्लीकेशन और सिस्टम का फोल्डर पड़ा है वहां पर ही हमारे पास कोई एडमिन का फोल्डर होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे पास वहां पर एडमिन का फोल्डर नहीं था, मैं इस एरिया की बात करूं, अगर जब यहां पर इस वक्त ये लोड क्यों नहीं कर रहा था, ये लोड इस वजह से नहीं कर रहा था कि इसका मतलब है कि यहां पर CI के अंदर यहां पर एडमिन का फोल्डर होना चाहिए। मैं बना के बता देता हूं, एडमिन और ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो चूंकि वहां पर वो फाइल आ गई है, उसमें कुछ लिखा नहीं है, इसको कंट्रोल R करें। तो अब देखें इस एडमिन के साथ बेसिकली इसने बाय डिफॉल्ट उस फोल्डर के अंदर जाके ये वाला इंडेक्स उठा दिया। लेकिन हमें एडमिन यहां से तो पिक नहीं करना ना, हमें तो वो सिस्टम के अंदर जो एडमिन पड़ा है उसको पिक करना है। तो वहां पर हमारा कंट्रोल किस तरह जाएगा, index.php के थ्रू जाएगा ना। ठीक है, index.php के थ्रू जाएगा। और राउट में हम लोगों ने डिफाइन किया है कि डिफॉल्ट राउट है हमारे पास कौन सा, डैशबोर्ड। एडमिन का डिफॉल्ट राउट हमारे पास क्या है, डैशबोर्ड है। तो इसलिए वो index.php के थ्रू होकर हमें जाना है। इस वजह से यहां पर हमें index.php देना लाजमी है। ठीक हो गया, मैं ये डिलीट कर देता हूं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली देखें तो ये एक सिस्टम के अंदर index.php या किसी भी फाइल का स्पेसिफिक नेम आना, ये एक प्रोफेशनली एथिकली तो ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली वो चीज जरा खूबसूरत नहीं लगती, ठीक नहीं लगती। एक तो प्रोफेशनली ठीक नहीं लगती, दूसरा इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो यहाँ पर क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली या जो रीडर फ्रेंडली URLs नहीं है, इस वजह से ये जो है ना यहाँ पर आप इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं कर सकते। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पता है क्या होता है, वो किस तरीके से लिस्ट होते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन जो होती है ना वो हर तरीके से होती है, ऑन पेज होती है, ऑफ पेज होती है। तो ये जो अभी हम लोग जो ये नेमिंग कन्वेंशन ये चीज देख रहे हैं ना, ये बेसिकली ऑन पेज कस्टमाइजेशन है। ठीक हो गया, तो इस वजह से अब ये index.php जब आपके URL में आएगा तो वो SEO के रूल्स के मुताबिक वो चीज ठीक नहीं है, तो अब हमें इसको रिमूव करना है। ठीक है, कि index.php हम लोग ना दे और हमारे पास वो पेज लिस्ट हो जाए। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा कोड लिखेंगे .htaccess का। .htaccess का पता है क्या होता है, क्या होता है, फाइल होती है। ठीक है, बेसिकली .htaccess की जो फाइल है ना हमारा, अच्छा इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करने लगा हूँ। आप मुझे ये बता दें कि हम लोग जो सर्वर यूज करते हैं, ये जो मैं वैम्प यूज करता हूँ, आप जैम्प यूज करते हैं, हमारा सर्वर कौन सा है इसमें, अपाचे। ठीक हो गया, जो इसके अंदर सर्वर है ना वो अपाचे। अब .htaccess की फाइल क्या करती है, .htaccess की फाइल जो है ना बेसिकली वो अपाचे की फाइल है। ठीक है, अपाचे की फाइल है, वो क्या करती है कि अपाचे की सेटिंग्स को प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर, मतलब आप प्रोजेक्ट के ऊपर हो ना, आप जैसे मैं ये CI के प्रोजेक्ट में बैठा हूं, तो इस प्रोजेक्ट लेवल के अंदर अपाचे की सेटिंग्स को चेंज करेगी।
अब ये जो जितने भी यूआरएल्स हैं, ये रिडायरेक्शन है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहे हैं? अपाचे कंट्रोल कर रहे हैं ना। पीएचपी रिक्वेस्ट देता है अपाचे को, वो ये सारी चीजें हैंडल करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो .htxs की फाइल क्या करता है कि प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर, जो आपका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है उस लेवल के ऊपर अपाचे की कुछ सेटिंग्स को ओवरराइड कर देता है। ठीक हो गया। तो अभी हम लोग क्या करने लगे हैं कि .htxs के अंदर ये जो .index.php है इसको हम लोग हाइड करेंगे। ठीक है, इसका कोड हमारे पास कहां पड़ा है? ठीक हो गया। ये हमारे पास यूजर गाइड है। यहां पर मैं आगे सर्च करता हूं .htxs, URL कोऑर्डिनेटर URLs, राउट, ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा कोड नेट मुझे। जी किसमें? नहीं, इसके अंदर नहीं है वो, मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है कि कहाँ पर पड़ा हुआ है। ये तो हम लोगों ने पहले भी, हाँ ये इसको कॉपी करेंगे और सेम टू सेम ये कोड हम लोग कहाँ पर ऐड कर देंगे? यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे, उसको किधर बन गई है भाई, न्यू फाइल बनाएंगे और उसको कहेंगे .htxs। ठीक हो गया। यहाँ पर ये पेस्ट करेंगे, सेव कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पर जाके index.php को रिमूव भी कर दूंगा तब भी ये काम करेगा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर अपाचे के कोड को ओवरराइड कर दिया, अपाचे की फंक्शनलिटी को ओवरराइड कर दिया, उसको ये बता दिया कि जहां पर भी आपको index.php नहीं मिलेगा CI के बाद, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर index.php मौजूद है लेकिन आपको व्यू नहीं हो रहा, तो आपने बाय डिफॉल्ट index.php फाइल को ही पिक करना है। तो ये चीज़ हमने इसको बता दी। किस तरीके से बताई? ये कहता है कि रिक्वेस्ट कंडीशन फाइंड करो, ठीक है, डिलीट करो और ओवरराइड करो किसके साथ? एम्प्टी के साथ। यहां पर देखो कुछ भी नहीं लिखा। ये कैरेट साइन का मतलब है कि आपके स्ट्रिंग से पहले, और इस ब्रैकेट के अंदर डॉट स्टेरिक का मतलब है कि डॉट उसके बाद। ठीक है, कि स्ट्रिंग से पहले और बाद उधर कुछ भी ना हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है index.php। ठीक हो गया। तो यहां पर इसने क्या कर दिया कि रन टाइम के ऊपर अपाचे की सेटिंग को उसने ओवरराइड कर दिया और आपको बता दिया, इस सिस्टम को बता दिया कि यहां पर index.php की फाइल है लेकिन आपको व्यू नहीं होगा। ठीक हो गया। तो यहां पर है ये हमारे पास हो गया एडमिन। अब हम लोग क्या करेंगे? टेम्पलेटिंग करेंगे। टेम्पलेटिंग हमारी कहां पर होती है? मैक्सिमम काम उसका व्यू में होता है। मैं क्या करता हूं, एप्लीकेशन के अंदर गया और व्यू में आ गया।
ठीक है, अब जैसे मैंने कंट्रोलर के अंदर एडमिन का फंक्शन बनाया, वैसे ही मैं यहाँ पर एक एडमिन का फंक्शन बनाऊंगा। न्यू एडमिन की क्लास फोल्डर बनाऊंगा, उसको मैं नाम दे दूंगा एडमिन। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर एक दूसरा फोल्डर बनाऊंगा, उसको मैं नाम दे दूंगा एडमिन डैश टेम्पलेट। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरा व्यू का फोल्डर है वो बिल्कुल क्लीन रहे, चीजें मैनेज रहे। ठीक हो गया। एडमिन के अंदर आया और यहां पर सबसे पहले मैंने यहां पर एक फाइल बनाई और उसको मैंने नाम दिया डैशबोर्ड डॉट PHP। बस ठीक हो गया। इसको मैंने क्या नाम दिया? डैशबोर्ड डॉट PHP। राउट को मैं बंद करता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं कहता हूं $this डॉट लोड डॉट व्यू एडमिन स्लैश हेलो फ्रॉम व्यू। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली एक बेसिक व्यू मेरे पास लोड हो गया। ये मुझे कोई समझा सकता है ये क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो पड़ी हुई है ना। क्लास कौन सी है? व्यू। और $this क्या है? डैशबोर्ड को वो करता है सर, रेफरेंस करता है, रेफरेंस नहीं, दिस का एक स्पेसिफिक काम है। का मतलब होता है इस करंट इस फाइल में ये इस क्लास में कोई बेसिकली दिस का कीवर्ड जो है ना, ये बेसिकली इन्होंने उठाया है जावा से। जावा के अंदर जो दिस का कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा है कि जब आपने एक क्लास से, अब आप एक क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, आप जहन में डालो आप एक क्लास के अंदर हो, ठीक है, उस क्लास के अंदर ही दो फंक्शन बने हैं, एक फंक्शन x है, एक फंक्शन y है। अगर आप फंक्शन y से में बैठ के फंक्शन x को कॉल करोगे तो किस तरह करोगे? नहीं, क्या हो गया? फंक्शन को कॉल करोगे। आप यूज करोगे, आप दिस का कीवर्ड यूज करोगे। क्यों? दिस का कीवर्ड बेसिकली ये करता है कि आपके कंट्रोल को ले जाता है रूट पे, ठीक है, रूट पे आपके पास सारी चीजें विजिबल हो जाती हैं। वहां से फिर वहां आप सेलेक्ट करते हो कि क्लास में चले जाओ, क्लास से इस फंक्शन पे चले जाओ। तो $this का कॉन्सेप्ट वहां से आया है, या $this का मतलब है कि आप चीजों को ले जाते हो रूट पे। अब आप देखो डैशबोर्ड की क्लास के अंदर हो, डैशबोर्ड की क्लास के अंदर एक इंडेक्स का फंक्शन है, वहां पर हो, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर जब आप लिखते हो $this, तो इसका मतलब है कि इसका कंट्रोल चला गया बिल्कुल रूट लेवल पे, वहां पर इसको तमाम क्लासेस विजिबल हो गए। आप यहाँ $this करने के बाद कोई भी पब्लिक क्लास कॉल कर सकते हो, नॉट प्रोटेक्टेड, नॉट प्राइवेट, पब्लिक क्लास कोई भी कॉल कर सकते हो। उसको कॉल करके उसके अंदर आप देखो, अब जैसे ये लोड है, ये लोड बेसिकली एक क्लास है। अगर मैं $this ना देता ना तो ये लोड क्लास इसको विजिबल नहीं थी। अगर मैं सिंपली लिख दूं ना लोड, तो आप इसको कभी भी कॉल नहीं कर सकोगे, नेवर। ठीक है, इसको आप कभी भी कॉल नहीं कर सकोगे। तो इस वजह से सबसे पहले इसका कंट्रोल ले जाना पड़ता है रूट पे। जब ये कंट्रोल आ गया हमारे पास रूट पे, उसके बाद इसके लिए पास सारी क्लासेस विजिबल हो गए। वहां से हमने ये क्लास सेलेक्ट की, लोड की, और उसके बाद हम लोगों ने इसको व्यू में रख दिया। ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है डैशबोर्ड का। अच्छा, अब मैंने यहां पर सेलेक्ट कर दिया डैशबोर्ड, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहां पर चीजों को सेट करूंगा। यहां पर मैं एक फोल्डर बनाता हूं जिसको कहता हूं सपोर्ट, ठीक है। अब इसके अंदर एडमिन का फोल्डर बनाता हूं। ये मैं क्यों बना रहा हूं?
बताने लगा। आप कोई भी फाइल कॉल करते हो, कोई भी फाइल, उस फाइल से HTML की या PHP की फाइल, कोई भी फाइल कॉल करते हो, उसके साथ अटैच्ड कुछ फाइल्स होती है। JS की फाइल्स होती हैं, PHP की फाइल्स, JS की फाइल होती है, CSS होता है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं। तो बेसिकली इस कोड को क्लीन रखने के लिए मैंने ये सपोर्ट का फोल्डर बनाया और उसके अंदर मैंने एडमिन का बनाया कि जो फाइल जिसकी है उसी के फोल्डर में पड़ी रहे, जस्ट मैं उस फाइल को कॉल करूंगा। ठीक है, एसेट्स में आया। अब ये टेम्पलेट है ना, इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटर है, CSS पड़ा है, ठीक है, और JS पड़ा है। इसके अलावा ये JS पड़ा है, ये वेंडर्स पड़े हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पर जो मैंने पेज लोड कराया हुआ है, ये इसको जरा कंट्रोल U करके देखें तो इसने तमाम चीजें कहाँ से कॉल की हुई हैं, वेंडर, वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर, वेंडर। ठीक है, और नीचे अगर आप चले जाए फुटर में तो यहाँ पर भी कुछ चीजें वेंडर से हैं और कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूटर से हैं, यानी कि ये दो फोल्डर हमारे पास नेसेसरी फोल्डर है। तो यहां पर मैं आऊंगा, यहां से ये डिस्ट का फोल्डर और वेंडर का फोल्डर कॉपी करके सपोर्ट में जाके एडमिन में एज इट इज पेस्ट कर दूंगा। हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन को क्लोज करें। एसेट्स, पेजेस के अंदर ये कौन सा पेज है, पेजेस index.html, तो मैं पेजेस में ही हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। ये सारी चीज कॉपी कर दी और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश करें। अब देखिए आपके पास डेटा आना शुरू हो गया, लेकिन वो फाइल्स वगैरह उसने नहीं उठाई। अब मैं क्या करूँगा, हेड के अंदर एक टैग होता है जिसको कहते हैं बेस। एको बेस अंडरस्कोर URL। ठीक हो गया। बेस URL का फंक्शन कॉल करेंगे और इसको कहेंगे सबसे पहले एडमिन। ठीक हो गया। ये बेस URL क्या है ये मैं बताता हूँ। कंट्रोल R करें, ओ कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन बेस अंडरस्कोर URL इन। बेसिकली ये बेस URL का फंक्शन इसको मिल नहीं रहा। क्यों, क्या वजह है? कोड इग्नाइटर इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें जो कि हमारे यूज की है उनको डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर रखा हुआ है। जैसे टेबल की क्लास हो गई, फॉर्म्स की क्लास हो गई, वेब फॉर्म्स की क्लास हो गई, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसको इन्होंने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन इस अब जब चीजों को और इसको आप उस वक्त तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप इसको कॉल ना कर लो। ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक हेल्पर है, जिसका एक हेल्पर की जरूरत है
जो कि है यूआरएल का हेल्पर। ठीक है, तो अगर इसको हमें लोड कराना होगा ना, बेस यूआरएल के फंक्शन को कॉल करना होगा, तो बेसिकली हमें वो जो यूआरएल का हेल्पर है उसको लोड करना होगा। तो वो कहां पर लोड करते हैं? 3 जगह हैं। एक कंट्रोलर के फंक्शन के अंदर, दूसरी जगह है कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरी जगह, और तीसरी जगह है ऑटो लोड। अब एक चीज है उसकी आपको हर पेज पे जरूरत है, पूरी एप्लीकेशन पे हर पेज की जरूरत है, आप उसको ऑटो लोड पे कॉल करोगे। एक फंक्शनैलिटी है जिसकी आपको जरूरत है सिर्फ एक कंट्रोलर के अंदर, तो आप उसको उसके कंस्ट्रक्टर में कॉल करोगे। और एक फंक्शनैलिटी है कि वो उसको आपको उसकी जरूरत है आपको एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर, एक स्पेसिफिक छोटे से फंक्शन के अंदर, तो बस आप उसको उसी फंक्शन के अंदर कॉल करोगे। मैं आपको तीनों लोकेशन पे कॉल करके बताता हूँ। ठीक हो गया। अब ये बेस यूआरएल है। अब देखें इसका हेल्पर लोड करना है। अब हमें रिक्वेस्ट कहां से आ रही है? ये पेज कहां से लोड हो रहा है? कंट्रोलर से लोड हो रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हेल्पर है वो मैं यहां पर लोड करूंगा। अब ये इंडेक्स का फंक्शन है, तो है $this डॉट लोड डॉट हेल्पर यूआरएल। सेव करें। लोड हुआ। अच्छा, बेस यूआरएल का फंक्शन क्या करता है? बेस यूआरएल का फंक्शन ये करता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है ना, जो आपकी पूरी एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन को वो एक यूआरएल देता है जो कि आपके एप्लीकेशन का अपना यूआरएल होता है। इस केस में जो है लोकल होस्ट ट्रेनिंग मालाकंड CI है। ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब आप एक प्रोजेक्ट को उठा के अपलोड करते हो ना, तो आपको पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक जगह पे यूआरएल चेंज करोगे, पूरे प्रोजेक्ट के यूआरएल्स खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर मैंने इसका यूआरएल तो लोड कर दिया, लेकिन वहां पर पेज स्टिल नहीं आ रहा। वो पेज क्यों नहीं ये जो डिजाइन है इसका, ये इसको क्यों नहीं ठीक हो रहा? क्योंकि वहां पर हम लोगों ने उसको सही लोकेशंस नहीं बताई। अच्छा, अब ये बेस टैग का पता है ये क्या करता है? बेस टैग का पता है? अच्छा, बेस टैग ये करता है ना कि यहां पर जितने भी hrefs होते हैं, उससे पहले ये यूआरएल लगा देता है। यानी आपको यहां पर हर जगह पर लोकल होस्ट /training/malakand/CI/ करके कोई चीज कॉल नहीं करनी पड़ती। इस एप्लीकेशन को या इस पेज को अंडरस्टूड होता है कि ये जो फाइल नेम href के अंदर जो फाइल नेम कॉल हो रही है ना, उसका जो प्री यूआरएल है वो ये है। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने चूंकि इसको यूआरएल तो पहले से बता दिया हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? उसके बाद जस्ट हम लोगों ने चीजों को रिप्लेस करना है। ठीक है। तो अब ये वेंडर हमारे पास कहां पड़ा है? ये हमारे पास पड़ा है CI के फोल्डर के अंदर सपोर्ट सर्वर करें। support/admin/ फिर उसके बाद ये वेंडर है। ठीक है। तो इसको मैं रन टाइम पे रिप्लेस ही कर लेता हूं। रिप्लेस कर दिया किसके साथ? सपोर्ट के अंदर, एडमिन के अंदर। ठीक हो गया। जितने भी अक्रेंसेस हैं उन सब पे इसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस हो गया। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन भी सपोर्ट एडमिन डिस्ट, जितने भी अक्रेंसेस हैं उसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस कर दिया। यहां पर मैं आया, इसको कंट्रोल R किया,
बात समझ में आई? बेस यूआरएल की समझ आई? गुड। अब देखिए ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर का कोड है। ये मुझे कभी याद नहीं होता, इस वजह से मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ये जो है ना, ये बेसिकली क्या है? कंस्ट्रक्टर है। ठीक हो गया। अब देखें यहां पर तो मैंने यूआरएल लोड करा दिया। अब अगर मैं कोई और फंक्शन बनाता हूं, मैंने इंडेक्स बनाया ना, अब इंडेक्स के बाद मैं यहां पर इसको कहता हूं लेट्स सपोज पेज, ठीक है, और यहां पर मैं ये यूआरएल लोड नहीं करता, ठीक है, हेल्पर लोड नहीं करता, तो अब क्या होगा? अब देखें एडमिन के अंदर इसको मैं कहता हूं पेज, इसको इंटर करें, सॉरी, डैशबोर्ड स्लैश पेज। ठीक हो गया। तो अब देखिए यहां पर भी वही एरर दे रहा है कि भाई बेस यूआरएल कॉल नहीं है। तो अब क्योंकि अब मुझे दोनों फंक्शन में इसकी जरूरत है, तो एक तो तरीका ये है मैं दोनों फंक्शन में दिस डॉट लोड डॉट हेल्पर कर दूं। ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, भाई हर फंक्शन के अंदर ही आप यूआरएल लोड करो। अब ये सिर्फ यूआरएल नहीं है, और भी इससे हजारों चीजें होंगी जिसको आपको लोड कराने की जरूरत होगी। अब आप हर फंक्शन में पहले 15-20 लाइन चीजों को लोड कराओगे? नहीं। आप क्या करोगे कि जो चीजें आपको पूरे कंट्रोलर में चाहिए वो यहां से कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर दो। सेव किया, यहां पर है कंट्रोल आर किया। अब देखो वही फंक्शन जो यहां पर पेज में था, यहां पर मैं कॉल कर रहा हूं पेज में, और जो इंडेक्स है, अब दोनों कॉल हो रहे हैं। और सिमिलरली जिस तरीके से इनको कॉल होना चाहिए, जिस तरीके से इनको कॉल होना चाहिए सेम उसी तरीके से ये कॉल हो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर में कहा कर दिया। अब कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? नहीं, एक और, ये तो ठीक होता क्या है? कंस्ट्रक्टर होता क्या है? बाय, हाँ, फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ये एट एनी कॉस्ट रन होगा, चाहे आप चाहो ना चाहो, कंस्ट्रक्टर जरूर रन होगा। कंस्ट्रक्टर रन किए बगैर आप और फंक्शंस रन नहीं करा सकते। इस वजह से ये जो बेस यूआरएल का जो मैंने यूआरएल को लोड कराना था, ये मैंने वहां पर ऐड किया। अब ये यूआरएल वाली ऐसी चीज है जो कि आप हर कंस्ट्रक्टर पे लोड करोगे। वैरी सी बात है, आपने रिडायरेक्शन हर जगह देनी है। रिडायरेक्शन के बाद आपने बेस यूआरएल हर जगह देना है, हर पेज पे कॉल हो रहा है। तो आपको इसकी जरूरत है पूरे यूआरएल में, तमाम के तमाम, मतलब आपको इसकी जरूरत है पूरी एप्लीकेशन में। कोई भी कंट्रोलर, कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो, आपको बेस यूआरएल की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप एंकर बना रहे हो, चाहे आप कुछ बना रहे हो, आपको बेस यूआरएल की जरूरत पड़ेगी। तो ये जरूरी क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि हम लोग इसको कहीं किसी ऐसी जगह पर लोड करते कि जहां पर हमें इसको बार बार लोड करने की जरूरत ही ना पड़े? ठीक है। तो अब ये यूआरएल का जो फंक्शन है, ये जो यूआरएल का जो हेल्पर है, इसको हम कॉल करेंगे ऑटो लोड में। कहां पर? ऑटो लोड में। कहां पड़ा है ऑटो लोड? यहां से मैंने इसको हटा दिया, कंट्रोल आर किया, दोबारा उसी स्टेट पे चला गया। एप्लीकेशन कॉन्फ़िग ऑटो लोड, यहां पर आए और यहां पर देखें आप पैकेजेस ऑटो लोड करा सकते हैं, लाइब्रेरीज ऑटो लोड करा सकते हैं, ड्राइवर्स ऑटो लोड करा सकते हैं,
हेल्पर्स ऑटो लोड करा। करंटली हमें एक हेल्पर की ज़रूरत है जिसका नाम है URL। तो इसको मैंने यहाँ लोड करा दिया, यहाँ पर आया, कंट्रोल R किया, ये ऑटोमेटिकली लोडेड है, वो अब हर जगह लोड हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह इसके बहुत से हेल्पर्स हैं, इसके अलावा भी इसके बहुत से हेल्पर्स हैं जो कि आपको यहां पर मिलेंगे। देखें हेल्पर ये, अब देखिए अरे का हेल्पर है, कैप्चा का हेल्पर है, कुकी का हेल्पर है, डेट हेल्पर है, डायरेक्टरी हेल्पर है, डाउनलोड का हेल्पर है, ईमेल का हेल्पर है, फाइल, फॉर्म, HTML, इन्फ्लेक्टर, लैंग्वेज, नंबर, पाथ, सिक्योरिटी, स्माइली, स्ट्रिंग, टेक्स्ट, टाइपोग्राफी, URL और XML। इतने ज्यादा बाय डिफॉल्ट हेल्पर्स इन्होंने दिए हैं। अब आपने इसको स्टडी करना हो तो आप इसको वन बाय वन जी So the IDEX are connected to this. Told disconnect लिखा, खाली जगह काट के जहाँ से use UI फाइल से आप कॉल करा दें, ठीक है? वो डेस्कटॉप वाला करा दें, प्लीज ना तो एरोप्लेन मोड फ्लड हो। लैपटॉप ऑन भी अगर कोई शट डाउन या ठीक हो गया। तो ये तमाम हेल्पर्स जो आपकी नीड होते हैं ये इन्होंने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। अब एरे का हेल्पर अगर आप जाके देख लो, सिंपली लोड एरे करो, हेल्पर एज एन एरे करो। अब देखो ये क्या करता है कि ये आपका जो ये एलिमेंट है ना, इसको रिटर्न कराता है इस तरीके से। ठीक है, एरे की जितनी भी फंक्शनलिटीज है ना, इन्होंने छोटे छोटे फंक्शंस बना के उसके अंदर डाली हुई है। आपकी मर्जी, आप यूज करना चाहते हो 100 दफा यूज करो, नहीं करना चाहते ना करो, डिफॉल्ट एरेज यूज करो। लेकिन इनके हेल्पर्स जब यूज करोगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। उसके अंदर सर्चिंग आसान हो जाती है, उसके अंदर आपकी जो डेटा क्लीनिंग होती है इन्होंने ऑटोमेटिकली की होती है, वो सारी चीजें कवर होती है। अब ये एरे का हेल्पर मैं पर्सनली यूज नहीं करता, कभी मुझे जरूरत पड़ती है, लेकिन वो ये है कि इसके साथ मैं यूज टू नहीं हूँ। अगर आप यूज टू हो जाते तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसके बताए हुए हेल्पर्स आप यूज करो। ठीक है। अच्छा, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, बहुत सारी चीजें देखी हैं। ऑटोलोड में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं ना जो कि हमें जरूरत पड़ती हैं। ऑटोलोड में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें जरूरत पड़ती हैं। अब जो कि मुझे जो वो ऐसे हेल्पर्स या ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं कि मैं वो रन टाइम पे मुझे हर दूसरे पेज में उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो मैंने कंप्लीट एक लिस्ट बना के रखी हुई है और वो मैं हर जगह कॉपी करता हूँ जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, जो लाइब्रेरीज है जो हमें हर जगह ज़रूरत पड़ती है उसमें है इंक्रिप्शन, टेबल, सेशन, पार्सर, फॉर्म वैलिडेशन, डेटाबेस, ईमेल और INR। ठीक है, अब इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह एरे, कस्टम फंक्शंस, डेट, फॉर्म, HTML, इन्फ्लेक्टर, नंबर, सिक्योरिटी, स्ट्रिंग, टेक्स्ट, URL, ये वो हेल्पर्स हैं जिसकी हमें हर दूसरे पेज में जरूरत पड़ रही होती है। फिर इसके बाद पेजिनेशन है, ये एक कन्फिग की फाइल है जो कि मैंने खुद ऐड की थी। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो कि मैं बार बार हर जगह इनको मैं सेम यही चीजें यूज करता हूँ और मैक्सिमम चीजें यही आपके यूज में आती हैं। अब इसके अलावा जो हेल्पर कभी कभार यूज होता है वो या जाके आप कंट्रोलर में लोड करा लो, या फिर अगर आपको एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर चाहिए तो आप फंक्शन में लोड करा लो। जैसे फाइल अपलोड है। अब फाइल अपलोड देखो, जब आप कंप्लीट क्रूड बनाते हो उसके अंदर क्या होता है, पहले आप लिस्ट करते हो, फिर उसको एडिट करते हो, एडिट करने के बाद व्यू करते हो। तो अब फाइल अपलोड की आपको सिर्फ 2 जगहों पर जरूरत पड़ेगी। कहाँ पर? एक ऐड करते वक्त, एक एडिट करते वक्त। ठीक है, इन्हीं 2 जगहों पर जरूरत पड़ती है ना। तो आप जाके कंस्ट्रक्टर में कॉल करा लो। अब कोई बहुत से कंट्रोलर्स होंगे, यहाँ पर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन इनपुट करोगे, वहां पर आपको फाइल अपलोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो कंट्रोलर जो है वो हेल्पर लोड ना करो। ठीक हो गया। अब इसका फायदा क्या होता है? अब इसका फायदा ये होता है ना कि आप चीजों को आप सेलेक्टिव हो जाते हो। जिन जिन चीजों की जिन फंक्शनलिटीज की आपको जरूरत होती है आप सिर्फ वही लोड कराते हो। इससे आपकी एप्लीकेशन फास्ट हो जाती है। ठीक है, फाइल अपलोड की आपको जरूरत नहीं, आप ना लोड कराओ, अब उसका कोड ही लोड नहीं होगा। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन फास्ट हो जाएगी। अब सर्चिंग है उसकी आपको जरूरत ही नहीं, आप ना लोड करो।
आपकी एप्लीकेशन फास्ट हो जाएगी। इंडेक्सिंग आप मत लोड करो, आपकी एप्लीकेशन फास्ट हो जाएगी। अब कोर पीएचपी क्या कर रहा है, कोर पीएचपी के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिकली एक जगह पे जाके वो बनानी पड़ती। फिर उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आपको कि यार मैं किस जगह पे कौन सी चीज़ लोड करूँ, कौन सी चीज़ लोड ना करूँ। किस इंक्लूड्स आपने यूज़ किए होंगे, आप कहते हो मैं कौन सा इंक्लूड यूज़ करूँ, कौन सा इंक्लूड यूज़ ना करूँ। कन्फ्यूजन होती है ना, होती है ना कि नहीं होती। अब ये चीज़ें जो है ना, अब आपका जो फ्रेमवर्क है ये चीज़ें तमाम सॉल्व कर। अब यहाँ पर आप बिल्कुल फ्रीली जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जिस फंक्शनैलिटी की ज़रूरत है आप वो लोड करो, जिस फंक्शनैलिटी की ज़रूरत नहीं है आप लोड ना करो। आपकी एप्लीकेशन भी फास्ट हो जाएगी, स्मार्ट भी हो जाएगी, कोड भी क्लीन हो जाएगा। ठीक हो गया, मैंने इतनी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब इसके अलावा फिर ये हम लोग टाइम टू टाइम ऐड करते रहेंगे। हम अब करते हैं टेम्पलेटिंग। यूआरएल मैंने लोड कर दिया, मैं जाता हूं व्यू के अंदर। अब देखें यहां पर एक फोल्डर मैंने बनाया है एडमिन डैश टेम्पलेट के नाम से। ठीक है, एक एडमिन की फाइल बनाई है और एक एडमिन टेम्पलेट की। इसके अंदर मैं जाता हूं, कुछ फाइल्स बनाता हूं। न्यू फाइल, इसको मैं कह रहा हूं head.php। .php ठीक हो गया। फिर नेविगेशन .php ठीक है। फुटर की मुझे ज़रूरत तो नहीं है, नहीं बनाते। हेड हो गया, हेडर हो गया, नेविगेशन हो गया। फुटर बना लेते हैं वो जो डॉट, ठीक हो गया। इसके अलावा व्यू के रूट के ऊपर, अब ये व्यू है ना, इसके रूट के ऊपर मुझे एक फाइल की जरूरत है जिसको कहता हूं मैं एडमिन डैश टेम्पलेट डॉट। मैंने कौन कौन सी फाइल्स बनाई, व्यू के रूट के ऊपर एडमिन डैश टेम्पलेट, फिर एडमिन डैश टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर क्या बनाया, हेड बनाया, हेडर बनाया, फुटर बनाया, नेविगेशन बनाया। कंटेंट सेक्शन को मैंने फिलहाल छोड़ दिया, कंटेंट सेक्शन एक्चुअल पेज में जाके बनेगा। ठीक हो गया। अब जो डैशबोर्ड डॉट पीएचपी है ना, डैशबोर्ड, अब वहां से मैं चीजें पिक करूंगा और अपनी अपनी लोकेशन में ऐड करता जाऊंगा। हेड को मैंने पिक किया और इसको मैंने यहां पर रख दिया, सेव कर दिया, कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया। जस्ट वहां पर आप मेंशन करा दे के हेड सेक्शन, फिर इसके बाद आप देख लेंगे आपका नेविगेशन कहां पर है। अब ये देखो, ये कंप्लीट हो गया आपका हेडर। ये कौन सी नेविगेशन है, ये टॉप वाली नेविगेशन है, ये वाली, ये SB2 और ये वाली नेविगेशन है। इसको मैंने उठा के रख दिया कहां पर, हेड सेक्शन में, और यहां पर मैंने लिख दिया हेडर। ठीक हो गया। इसको मैंने पिक किया और इसको मैंने रख दिया यहां पर, आइडेंट भी कर दिया साथ ही। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आता है कौन सा, नेविगेशन का। यहां पर मैं आया और पेज रैपर नहीं, ये पूरा नेविगेशन इसने पिक कर दिया।
तो वो नेविगेशन यहाँ से उठा के मैंने nav डैश साइड बार, ये मैंने पिक किया और ठीक हो गया। और फुटर मैंने एक अलहदा रखा था, वो इस वजह से रखा था कि यहाँ पर इसके अंदर है, अब इसके अंदर देखें बहुत सी फाइल्स हैं जो कि आपको हर पेज पे जरूरत पड़ेंगी, जैसे कि ये jQuery हो गया, ठीक हो गया, फिर ये bootstrap.min.js हो गया, फिर ये metismenu.min.js हो गया, फिर ये अच्छा ये वाले जो कंट्रोल्स हैं, अब ये चार्ट्स के कंट्रोल्स हैं। अब आपको कुछ किसी पेज पे इनकी जरूरत पड़ेगी, किसी पेज पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो डेटा की जरूरत, डेटा मैं ऐड करूं ना करूं, चार्ट्स को फिलहाल रहने देते हैं, ठीक हो गया। ये मैंने यहां पर कॉपी कर दिया, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया कि हेडर को हेडर में रख दिया, नेविगेशन को नेविगेशन में रख दिया, और जो मेन नेविगेशन था उसको, और जो सॉरी इसका हेडर कुछ इस तरीके से है कि जो टॉप वाला सेक्शन है और लेफ्ट वाला सेक्शन है वो इकट्ठा पड़ा हुआ है। तो टॉप वाले सेक्शन को मैंने हेडर में रख दिया और जो साइड वाला सेक्शन है उसको मैंने नेविगेशन में रख दिया, ठीक हो गया। यानी पंखा चला दें मेरी तरफ करके, अगर आपको ठंड लग रही है तो। ठीक हो गया। और यहां पे अभी ये जो मेन कंटेंट का एरिया है, जो ये मेन कंटेंट का एरिया है, इसको मैंने उठा के कट किया, और नहीं ये तो यहीं रहेगा, इसको छोड़ दें, Ctrl X और एडमिन टेम्पलेट के अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। और जो मेन कंटेंट है वो उठा के मैंने पिक रख दिया, चलना भाई। ये सेक्शन मैंने उठा के रख दिया, कहां पर, डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। इसको आइडेंट भी कर दें। अच्छा, अब सीन ये चल रहा है कि हमारे पास जो पेज लोड हो रहा है वो मैं सिर्फ कंटेंट एरिया यहाँ पर लोड करा रहा हूँ। जो हमारा इंडेक्स का फंक्शन होगा ना, वहाँ से मैं सिर्फ क्या लोड कराऊंगा, कंटेंट, और बाकी चीज़ों को मैं इस तरीके से मैनेज करूंगा कि जब भी मैं कोई कंटेंट सेक्शन लोड कराऊं, वो जो सराउंडिंग वाला एरिया है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाए। तो उस तरह मुझे करनी होगी इन कंट्रोलर टेम्पलेटिंग, ठीक है। किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। कंट्रोलर में मैं आता हूं और यहां पर अब देखें, यहां पर आपने डायरेक्टली आप एग्जैक्टली वही व्यू कॉल कर रहे हैं जो कि आप लोड करना चाह रहे हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। $data इक्वल टू, इसको मैं नाम देता हूं
पेज का। ठीक है, अब पेज मेरे कौन सा लोड करना है? पेज मैंने लोड करना है एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। ठीक हो गया। और टेम्पलेट में कौन सा कॉल कर रहा हूं? एडमिन डैश टेम्पलेट। और इसको मैं पास करूंगा यही डाटा। अब मैं कर ये रहा हूं कि मैं व्यू लोड कर रहा हूं एडमिन टेम्पलेट वाला। मैं व्यू लोड कर रहा हूं एडमिन टेम्पलेट वाला, लेकिन मैं उसको बता रहा हूं कि इसके अंदर जो पेज है, जो कंटेंट का सेक्शन है, वो कौन सा लोड करो? डैशबोर्ड वाला, एडमिन वाला नहीं, डैशबोर्ड वाला। यहां पर आप देखो ना, एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। ये एडमिन जो है ये व्यू का फोल्डर है, और ये डैशबोर्ड जो है वो क्या है? वो व्यू के अंदर जो मैंने dashboard.php के एडमिन व्यू के अंदर एडमिन के फोल्डर के अंदर जो dashboard.php की मैंने फाइल बनाई है। बात समझ में आई? अब अगर इसको मैं लोड करता हूं तो ये मुझे बिल्कुल एम्प्टी पेज देगा। एम्प्टी पेज इस वजह से देगा क्योंकि वहां पर मैंने कुछ लोड नहीं किया। एडमिन टेम्पलेट में आ जाता हूं। अब यहां पर $this.load.view, इधर मैंने क्या लोड करना है? हेडर। यहां पर मैंने हेडर लोड करना है, हेडर नहीं हेड। तो हेड का टेम्पलेट कहां पर पड़ा है? एडमिन डैश टेम्पलेट स्लैश हेड। इसको मैं सेव नहीं करता फिलहाल, और आपको इसी तरह कंट्रोल यू करके बताता हूं। यहां पर फिलहाल हेड लोड नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, एडमिन टेम्पलेट के अंदर से ये हेड लोड करेगा। कंट्रोल आर करें तो आपका हेड आना शुरू होगा। बात समझ में आई? गुड। कंट्रोल आर करें। फिर इसके बाद यहां पर हेडर सेक्शन में मैं लोड करूंगा क्या? ER। इसको सेव किया, यहां पर आया, कंट्रोल आर किया, हेडर आना शुरू हो गया। बात समझ में आई? फिर इसके बाद यहां पर मैं क्या लोड करूंगा? पेज। क्यों? जी करते हैं ना यार, करते हैं जी जी। यहाँ पर मैंने डॉलर पेज क्यों लिखा? जिनको पता है वो तो ठीक है, वो जरा खामोश है। जिनको नहीं पता मैं उनको थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि कॉमन सेंस इनका कितना काम कर रहा है। अच्छा, ये डॉलर पेज है काम है क्या? मैं लाया कहां से? एनी आइडिया सर? आप बताएं। देखिए, कोडिंग राइटर का अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। आप इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि जब भी आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हो ना, जैसे मॉडल से कंट्रोलर में है, कंट्रोलर से व्यू में, तो आपने बेसिकली इसमें चल रहा होता है पूरे एरेज पास हो रहे होते हैं, पूरा डेटा पास हो रहा है, पूरा डेटा सेट पास हो रहा होता है। उसके अंदर जो आपका मेन डेटा है, जो डेटाबेस से आ रहा है, वो भी होता है, आपका मेटा डेटा भी होता है। तो ये तमाम चीजें आप जब भी पास करते हो ना, हमेशा एरेज से पास करते हो।
ठीक है, एरेज के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है पास करने का। ठीक है, तो आप इनको जब पास करते हो आप इसको बाकायदा स्पेसिफिक वैल्यूज देते हो। अब जैसे मैंने अब ये पेज लोड करना था ना, अब मैंने एक पेज लोड करना था, कहाँ पर पड़ा था? वो पड़ा था भाई एडमिन टेम्पलेट के अंदर किसी जगह पे पड़ा था। ठीक है, अब मुझे पता था, मैंने उसको नाम दे दिया एडमिन डैश टेम्पलेट स्लैश डैशबोर्ड का नाम देता हूँ। ठीक है, मैंने उसको नाम दे दिया, लेकिन वो नाम मैं किसी वेरिएबल को तो दूंगा ना। अब चीज़ों को जब मैं डायनेमिक करूंगा, ज़ाहिर सी बात है वो नाम मैं कहीं पर सेव करूंगा और रन टाइम के ऊपर उसको मैं कॉल करूंगा। इसी तरह ना, तो इसीलिए कंट्रोलर के अंदर मैंने उसको वो नेम दे दिया। कंट्रोलर के अंदर मैंने कहा नेम दिया, देखो इसको मैंने डॉलर डेटा के अंदर पेज का नाम दिया। ठीक हो गया, तो ये पेज हो गया। ठीक हो गया। अब जब मैं कंट्रोलर से डेटा व्यू पे जाता है ना, व्यू पे, तो ये याद रखें जो पहली आइटरेशन होती है ना, वो वहां पर जाके वेरिएबल बन जाता है। मेरी बात समझ आई? क्या मतलब था मेरी बात? नहीं, पहली आइटरेशन का क्या मतलब है? मैं एरे के लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं लूप के लेवल पे बात नहीं कर रहा। देखो आप यहां पर देखो, ये मैं डेटा पास कर रहा हूं। ठीक है, अब डॉलर डेटा स्टूडेंट, अब व्यू में क्या जा रहा है? स्टूडेंट भी जा रहा है और पेज भी जा रहा है। अब व्यू की तरफ क्या जा रहा है? टीचर भी जा रहा है, स्टूडेंट भी जा रहा है और पेज भी जा रहा है। अब जब डेटा कंट्रोलर से व्यू की तरफ जाएगा ना, तो ये वाला जो इंडेक्स है ना, ये वाला इंडेक्स, ये वहां पर एज अ वेरिएबल आपको शो होगा। आप कभी भी वहां पर डॉलर डेटा टीचर नहीं लिखोगे या डॉलर डेटा स्टूडेंट नहीं लिखोगे। जो पहला इंडेक्स है ना एरे का, पहला इंडेक्स जो आप एज अ टेम्पलेट पास कर रहे हो, जो आप एज अ व्यू पास कर रहे हो। अब देखो यहां पर ये व्यू कॉल हो रहा है ना, ये व्यू कॉल हो रहा है ना, एडमिन डैश टेम्पलेट क्या है? बेसिकली मैं ये वाला व्यू पास कॉल कर रहा हूं। ठीक हो गया, मैं ये वाला व्यू कॉल कर रहा हूं। अब ये व्यू तो मैंने कॉल कर दिया, लेकिन इसके साथ ही यहां पर व्यू कॉल करने के साथ साथ मैं यहां पर कुछ डेटा भी तो पास कर रहा हूं ना। तो जब भी आप व्यू कॉल करोगे और उसको जो एरे सेंड करोगे, तो उसका जो पहला इंडेक्स होगा ना, वो हमेशा 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 एज अ वेरिएबल जाएगा। जैसे कि टीचर, अब ये क्या है? ये पहला इंडेक्स है, जो फर्स्ट लेवल इंडेक्स जिसको कहते हैं। अब ये स्टूडेंट है, ये फर्स्ट लेवल इंडेक्स है। अब ये पेज है, ये फर्स्ट लेवल इंडेक्स है। अब अगर मैं यहां पर करता हूं ना स्टूडेंट्स, ठीक है, और इससे मैं एरे बनाता हूं, ठीक है। अब यहां पर ये एज स्टूडेंट्स जाएंगे, ये स्टूडेंट्स जो होगा ना, ये एज अ वेरिएबल वहां पर मुझे शो होगा। मैं वहां पर डॉलर डेटा स्टूडेंट कभी नहीं लिख सकूंगा। मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूं। अब यहां पर लेट सपोज अगर मुझे एको करना है क्या? टीचर्स। ठीक है, तो कन्वेंशनल वे ये है कि मैं वहां पर डॉलर डेटा पास कर रहा हूं ना, तो यहां पर मैं करूं एको डॉलर डेटा टीचर, कंट्रोल आर करो। अब वो कहेगा भाई अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा, डेटा तो क्लास में मौजूद है और ये फाइल भी क्लास के अंदर ही कॉल हो रही है, लेकिन चूंकि जब ये व्यू पे जा रही है तो वो उसने डेटा का व्यू जो हमारा जो डेटा सेट है उसको मॉडिफाई कर दिया है और हमारे लिए यूजफुल बना दिया। किस तरीके से यूजफुल बनाया है
कि इसने जो फर्स्ट इंडेक्स है ना, फर्स्ट इंडेक्स, उसको एज अ वेरिएबल लिया है, तो आप इसको यहां पर एज अ वेरिएबल यूज करोगे। कंट्रोल आर करो तो यहां पर देखो वो बात समझ में आई? किसी को क्लियर नहीं है प्लीज पूछें। नहीं है क्लियर? क्लियर है? सही है कि क्लियर है? नहीं, ये वो कहते हैं बस सही है, समझ आ गई, बाद में देख लेंगे। एक तो वो चीज होती है ना। और में जाए जी इसमें जब पूरा एक वो एरे पास करते हैं ना, जी जी, फिर उसकी वो हम फिर वो लूपिंग करते हैं सर, इसमें कंफ्यूजन है ये। किस तरीके से लिखूं? समझ आता है मतलब सर यहाँ से आप पूरा एरे पास कर देते हैं ना सर, स्टूडेंट्स पास कर देते हैं ना सर, फिर आप फिर सारे उन स्टूडेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं। वो करेंगे, वो जिस वक्त अभी हम लोग डेटाबेस नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ टेम्पलेटिंग करेंगे। आज आप जो टेम्पलेटिंग कर लो फॉर ईच लूप इंशाल्लाह कल करेंगे। आज जो है वो आज हम लोग आज का जो हमारा टास्क है ना वो है टेम्पलेटिंग है, और जो इसके डिफॉल्ट हेल्पर्स है उनको देखना है, डिफॉल्ट लाइब्रेरीज है उनको देखना है। ठीक है, आज का जो हमारा टास्क है। कल जो है जो हम लोग जब कंप्लीट फ्रूट बनाएंगे वो इंशाल्लाह हम लोग कल बनाएंगे, तो तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक जो मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ क्लियर है? टेम्पलेटिंग किस तरह हो रही है ये चीज़ आपको क्लियर है? कंट्रोलर पे जाओ। जी मैं आ गया। जो ये शुएब नेम आपने दिया था, जी जी, हम इंडिविजुअली किस तरह वहाँ पे व्यू करेंगे? ये तो मैंने एक्चुअली यहाँ पर इसको मैंने इंडेक्सिंग नहीं की ना, इसको तो डायरेक्ट एरे बनाया, तो ये तो आप सारा एरे हमें वहाँ पे एक्सेस होगा। हाँ क्यों नहीं होगा, करूँ? एक एक नहीं होगा सर। किस तरह एक एक? हाँ एक एक होगा ना। अगर शुएब नाम अलग डिस्प्ले करें, 3 नाम डिस्प्ले होंगे। हाँ ये तो बेसिकली ये तो इंडेक्स एरे है ना। अब 0 पे जो होगा वो वकार पड़ा होगा, 1 पे शुएब पड़ा होगा, और 2 पे वसीम अकरम पड़ा होगा। ये इंडेक्स एरे है। हाँ आप इसको जो है एसोसिएटिव एरे करते हो। अगर हम शुएब वहाँ पे प्रिंट करें किस तरह करेंगे? भाई क्या हो गया? इंडेक्स एरे है ना वो। बेसिकली इसके बैक पे मैंने वो 0 1 2 नहीं लिखा, इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, फॉर ईच तो एसोसिएटिव के लिए होता है। फॉर ईच आप इंडेक्स एरे में भी लगा सकते हो, लेकिन फिर इंडेक्स एरे में आप चीज़ों को मैनेज किस तरह करोगे? अब $0 क्या होता है, $1 क्या होता है, $2 क्या होता है? वो तो एसोसिएटिव एरे पे जिस वक्त आप जाते हो तो वो एक एक करके आपको वो इंडेक्स एरे, टॉप वाला एरे जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, इंटरनल एरे जो होता है वो इंडेक्स्ड होता है। फिर आप एक एक इंडेक्स एरे जो होता है ना फॉर ईच, लेट्स सपोज $स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स के अंदर 15 स्टूडेंट्स हैं, तो हर आइटरेशन के ऊपर एक स्टूडेंट वो उसको असाइन करता रहता है। पहले में 0 असाइन करेगा स्टूडेंट को, दूसरे में 1, तीसरे में 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी है ये है कि जितनी नंबर ऑफ आइटरेशन है ये उतनी बार रन होता है बस। फॉर लूप में और इसमें यही फर्क है कि फॉर लूप को आपको खुद कंट्रोल करना पड़ता है, उसको एंडिंग इंडेक्स खुद बताना पड़ता है। इसमें आपको एंडिंग इंडेक्स खुद बताना नहीं पड़ता, ये खुद बहुत एंड करता है। बात समझ में आई? यहां तक चीजें क्लियर हैं? एक टेम्पलेट को मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है वो मालूम हो गया? गुड। अच्छा ये तो हो गया आप कुछ कि भाई एरे यहां पर किस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो अब आप यहां पर कंट्रोलर में देखें, कंट्रोलर में कि जिस वक्त मैंने ये $पेज को असाइन किया, मैंने बताया कि भाई ये एडमिन के अंदर /डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर जाके उसको मैंने बता दिया कि भाई आपने यहां पर इसको एज अ पेज लेकर जाना है। तो जो वो $पेज लेकर मैं किया एडमिन /टेम्पलेट की फाइल में,
अब उस फाइल के अंदर जो मैं व्यू लोड कर रहा हूं तो उसको मैं कह रहा हूं डायरेक्टली $पेज। क्यों? क्योंकि वहां पर इसको पता है कि भाई एडमिन स्लैश डैशबोर्ड का व्यू जो है वो वहां पर पड़ा है, वहां से पिक करके जस्ट इसने पेस्ट करना। बात समझ में आई? तो इस तरीके से यहां पर इसने क्या कर दिया, जस्ट आपका व्यू डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अभी हमारे पास लेफ्ट नेविगेशन नहीं आ रही। वो लेफ्ट नेविगेशन इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि वो header.php के अंदर पड़ा था और उसको मैंने वहां से डिफरेंशिएट वहां से सेपरेट फाइल में रखा था। तो यहां पर मैं जाके $this.load.view करूंगा, admin dash template स्लैश नेविगेशन। अब आइए इसको रिफ्रेश करें, आपका पूरा टेम्पलेट जो है एडमिन का टेम्पलेट वो सेट हो गया। इसको यहां तक समझ नहीं है सर, समझ आ रही है यार? ये बैक बेंचर मुझे नजर नहीं आ रही, शक्ल देखो समझ आ रही है। सर आपको क्लियर है? सर आपको सूफी साहब तो यार इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा। मैं अटैक में भी क्या कर रहा हूँ कि सर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप रिकॉर्ड करें, मजबूरी है। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है फिर आप कंसंट्रेशन 100% नहीं देते। नहीं मुझे पता है, एक्सपीरियंस बनता है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आपको क्लियर है? जी जी आमतौर पर सर हम ऐसा करते हैं कि ये व्यूज में ना सारे टेम्पलेट बना लेते हैं, जो सपोर्ट की फाइल जो है उसमें किस तरह फंक्शनलिटी को ऐड करता है कि जो देखो, वहाँ से कर एक्चुअली ये जो टेम्पलेट है ना ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था ना, ठीक है। अब उन्होंने चीज़ें जिस तरीके से रखी है ना, मैं उसको लेकर ही चलता गया। मैं अपना टाइम इसमें ज़ाया नहीं करना चाह रहा था कि यार ये फाइल यहाँ पर मौजूद है, ये फाइल मौजूद नहीं है, ये फाइल पड़ी है, ये मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। मैं अपना टाइम उसमें ज़ाया नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इस वजह से इसको मैंने क्या कर दिया, इसी वजह से इन चीज़ों को मैंने वहीं पर रहने दिया और जस्ट उसको कॉपी किया एडमिन के फोल्डर के अंदर एज इट इज़, एज अ वेंडर और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। फिर जो फोल्डर था उसका पाथ तो मुझे मालूम था ना, बस उसको मैं वो पाथ देता गया, बस मैंने ये किया। समझ आई? क्लियर नहीं है? आपने जो एडमिन के लिए टेम्पलेटिंग किए ना, अलग जो डायरेक्ट मैं आपको हाँ मैंने एडमिन के लिए जो टेम्पलेटिंग की है, सपोर्ट की फाइल सिंपली कर दीजिए। हाँ हाँ सिंपली कॉपी। सर ये प्रोजेक्ट का जो बेस है वहाँ से हम इसका कर नहीं कर सकते, अगर वहाँ पे हमें टेम्पलेट डाल नहीं नहीं, वहाँ पर आप टेम्पलेट डायरेक्ट नहीं डाल, आप ये चाह रहे हो कि वहाँ पर एक CSS का फोल्डर बना हो, JS का फोल्डर आप ये चाह रहे हो। प्रोजेक्ट का जो हमारा ये नई बड़ा रूट पे जो ना टेम्पलेट वहाँ से डाल कर सकते हैं। नहीं वहाँ से नहीं करेगा, नहीं आप हमेशा टेम्पलेट इसके अंदर जितनी भी फाइल होंगी आप इस सिस्टम के अंदर शिकवा दें, सिस्टम के बाहर कुछ भी पड़ोगा आपका एक्चुअल सिस्टम जो रन हो रहे हो एप्लीकेशन और सिस्टम के फोल्डर के अंदर होंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी काफ़ी चीज़ें भी उसके अंदर की आप उसके बाहर कुछ नहीं, उसके बाहर तो रख दिया वो तो वैसे ही है जैसे आपकी कोई स्टडी कर सकता है। ठीक हो गया? तो इसके अंदर उसका ऑप्शन है ना, मैं अभी उसको पूरी करने जा रहा हूँ। ठीक है भाइयों, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एडमिन का टेम्पलेट तो हमारे पास सेट हो गया, एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। अब इसमें एक छोटा सा काम रहता है जो मैं आपको बता रहा था कि भाई वो फुटर का मैं कंफ्यूज था बनाऊं ना बनाऊं, आखिर में मैंने बना लिया। तो मैं ऐसा करता हूं
फुटर फिलहाल खाली है, लेकिन जो मेन admin/टेम्पलेट है वहाँ पर मैं फुटर कॉल करता हूँ। कहाँ पर कॉल करता हूँ? jQuery bootstrap core फाइल, अच्छा इसके अंदर मैं एक छोटी सी चीज करने लगा हूं। अगर आपको क्या करूं यार इसके साथ, अच्छा देखें इसके अंदर कुछ जेएस की फाइल्स हैं कि वो मुझे हर पेज पे चाहिए, ठीक है। तो ये जो अब जैसे ये स्क्रिप्ट हो गया, बूटस्ट्रैप का कोर जावास्क्रिप्ट की फाइल ये, और jQuery जो लोड हो रहा है ये दो फाइल्स में कट करके जो है ना हेड में रखने लगा। ठीक है, ये मैंने हेड में रख दिया। और जो ये फाइल्स है ना, ये बेसिकली सिर्फ स्पेसिफिक हैं अब ये वाली ये जो 2-3 फाइल्स थी ना, ये मैंने कट किया ना, ये स्पेसिफिक थी डैशबोर्ड के लिए। तो ये मैं कॉल कर रहा हूं डैशबोर्ड के व्यू के अंदर। तो ये डैशबोर्ड के व्यू में बस मैं नीचे कहीं पर कॉल कर दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा अब इसके साथ फायदा क्या हुआ, अब जो रूट की फाइल्स थी ना, जैसे वो jQuery हो गया और बूटस्ट्रैप हो गया, वो हेडर में ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जब भी हेडर कॉल होगा तो jQuery भी लोड हो जाएगा और बूटस्ट्रैप का वो बूटस्ट्रैप की जेएस की फाइल भी लोड हो जाएगी। वो हमें लोड कराने की जरूरत नहीं होगी। अब जो पेज स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट है ना, वो स्पेसिफिक व्यू के अंदर आप फुटर में डाल दें। अब जैसे ये डैशबोर्ड क्या है ना, तो डैशबोर्ड का जो कंटेंट की फाइल मैंने बनाई है ना, एडमिन के अंदर जो इस फाइल के अंदर, ये एडमिन के अंदर जो dashboard.php बनाई है मैंने, इसके अंदर फुटर में मैंने रख दिया। तो अब इससे मुझे फायदा क्या होगा कि जो पेज स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट है ना, ये उसी पेज के साथ लोड होगी। अब बहुत सारे पेजेस हैं जहां पर आपको डेटा को जो है मतलब कुछ फाइल्स वहां पर एक जेएस फाइल की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ jQuery की जरूरत पड़ेगी। तो अब उसके लिए आप सारी फाइल्स को नहीं लोड करा सकते ना। इसके अंदर तो मोर देन 150 जेएस की फाइल्स यूज हो रही हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप देखो ना, इसके अंदर काफी ज्यादा जेएस की फाइल्स हैं। अगर मैं सपोर्ट में चला जाऊं, एडमिन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, ये तो खैर एसबी एडमिन है, ठीक है। वेंडर्स के अंदर चले जाओ, देखो इसके अंदर बूटस्ट्रैप पड़ा है, डेटा टेबल्स है, फ्लॉट है, फिर jQuery है, फिर मेटिस है, मॉरिस है, रेफेल है। ये मोर देन 30-40 जो है ना जेएस की फाइल्स होंगी। अब ये मैं बार बार लोड कराता जाऊँ तो ये मेरे पेज के ऊपर एक्स्ट्रा हेड होगा। अब जैसे ये मैप्स की फाइल है, इस मैप्स की फाइल की आपको डेटा टेबल में जरूरत नहीं है, तो आप वहां पर क्यों लोड करा रहे हो भाई? वेरी सोचने की बात है ना। एक फाइल की मुझे जरूरत नहीं, मैं वो क्यों लोड करूं? तो इस वजह से इसको मैं स्पेसिफिकली dashboard.php में ले गया। अच्छा एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट फुटर में क्यों कॉल करते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल फुटर में क्यों कॉल करते हैं? बाद में कॉल होते हैं ना, पर पहले हमारा व्यू लोड होगा, जिसके बाद जो इसका फायदा क्या होता है? स्पीड लेना था, लोडिंग ठीक है, बात आपकी किसी हद तक ठीक है। बेसिकली जो HTML के दो मेन टैग्स है, एक हेड है और एक बॉडी है। हेड का कॉन्सेप्ट ये है ना कि जब भी कोई पेज लोड होता है ना, सबसे पहले आपका हेड वाला सेक्शन लोड होता है, ठीक है। आप अक्सर औकात बहुत स्लो इंटरनेट कनेक्शन हो, आप google.com लिखें तो वो पेज लोड नहीं होता, लेकिन ऊपर गूगल का फेवरआइकन आ जाता है। वो क्यों होता है कि आपका क्योंकि कनेक्शन स्पीड बहुत स्लो है, आपके डेटा को वो बैंडविड्थ जो आपको बैंडविड्थ मिल रही है वो उतने डेटा को सपोर्ट नहीं कर पा रही, ठीक है। तो वो क्या करती है कि बस वो जो हेड है वो बस जल्दी से लोड करा देते, आपको पता लग जाए भाई नेट तो कनेक्टेड है लेकिन बैंडविड्थ नहीं है, ठीक है। और हेड जब तक कंप्लीटली लोड नहीं होता तब तक आपका बॉडी का सेक्शन लोड नहीं होता, ठीक है। इस वजह से जो CSS है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये हेड में लोड की जाती है, स्टैंडर्ड है। फिर चूंकि अब जब 2011 के बाद जो है ना HTML5 आना शुरू हो गया, तो उस वक्त प्रॉब्लम ये हो गई कि जावास्क्रिप्ट, क्योंकि HTML5 जो है वो फुली सपोर्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को, तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी। अब अभी तो हम लोग सिर्फ jQuery यूज़ कर रहे हैं, जब आप एंगुलर यूज़ करोगे तो आपको
सिर्फ एक फॉर्म के लिए अलग जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करनी पड़ेगी, फिर इमेज अपलोड के लिए अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करनी पड़ेगी। यानी एक छोटे छोटे फंक्शन के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसमें फिर ये होता है ना कि आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब आप ये सोचो कि आप एक पेज लोड करें, उसके अंदर मोर देन 20 जावास्क्रिप्ट फाइल्स हो, तो जाहिर सी बात है वो 20 जावास्क्रिप्ट फाइल्स डाउनलोड होने में भी टाइम लेती हैं, ठीक है। तो जब अगर आप वो हेड में रखोगे तो आपका हेड हो जाएगा हैवी। तो जब तक आपका हेड लोड नहीं होगा तब तक आपका बॉडी का पेज लोड होना शुरू नहीं होगा। तो फिर वो यूज़र क्या करता है, इंटर करके बैठा रहता है, वाइट ब्लैंक स्क्रीन होती है, उसके बाद कहीं जाके आपका पेज आता है। तो वो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स फुटर में रखने का फ़ायदा ये है कि डिज़ाइन व्यू आपके पास सामने आ जाता है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट बाद में लोड होती है, ठीक है। फिर अब फ्रेमवर्क्स आपको ये हेल्प करते हैं कि आप पेज स्पेसिफिक जो जावास्क्रिप्ट्स हैं वो अपने अपने पेजेस के साथ लोड कराओ। इस वजह से जावास्क्रिप्ट को हम लोग फुटर में लोड कराते हैं, क्योंकि अभी लाइब्रेरीज का यूज़ बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है जावास्क्रिप्ट की, इस वजह से इसको हमें फुटर में लाजमन रखना पड़ता है। बात समझ में आई? तो इस वजह से ये हम लोग फुटर में रखते हैं। यहां पर मेरे पास हो गया डैशबोर्ड लोड, ठीक हो गया। अब मैंने यहां पर एक पेज लोड कराना है, वैसे ही लेट सपोज मैं कोई डेटा टेबल, अब देखो इसको मैं क्लिक करूं यहां पर इसको शो नहीं होगा, मैं जस्ट एक डेटा टेबल लोड कराना चाहता हूं, ठीक है। नेविगेशन में जाता हूं, पहले तो मैं इसका नेविगेशन थोड़ा ठीक करता हूं। पहला है डैशबोर्ड, ये कौन सा है, चार्ट्स है, इसकी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, टेबल्स की ज़रूरत है, फॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, और एलिमेंट्स ठीक है, इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब आप ये देखो, मैंने एक जगह फाइल को चेंज किया ना, अब पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो मेरा नेविगेशन होगा वो अपडेट हो गया होगा, यानी मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, एक्सक्यूज मी यार, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसको मैं href देता हूँ। अब ये किस पे लोड होगा, बेस यूआरएल तो मैंने ऊपर दिया हुआ है, इसको मैं कहता हूँ एडमिन, या सिंपल एडमिन कर देता हूँ, सिंपल एडमिन कर दूंगा तो ये एडमिन पे लोड हो जाएगा इसको। अब आप देखो ci/admin, इसका मतलब है ये बाय डिफॉल्ट क्या लोड करेगा, डैशबोर्ड लोड करेगा, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, स्लैश करके मुझे यहाँ पर टेबल्स लोड करने हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि सॉरी admin/tables, कंट्रोल R करें। अब यहां पर इसको पेज फाइंड नहीं हो रहा, मैं ये चाहता हूं कि एडमिन के अंदर एक ऐसा पेज लोड हो जाए जिसमें राइट साइड पे डेटा टेबल्स हो, ठीक हो गया, कि जस्ट हमारे पास कुछ डेटा हो जो वो हम वहां पर डिस्प्ले करा सकें, ठीक हो गया। इसके लिए मैं आऊंगा, ये सारी चीजें क्लोज करते हैं। कंट्रोलर के एडमिन में आया, यहां पर मैं एक नहीं, चलो ठीक है, न्यू फाइल students.php, ठीक हो गया। यार क्लास स्टूडेंट्स एक्स, ठीक हो गया।
ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं स्टूडेंट्स की एक लिस्ट को डिस्प्ले करूं। तो एडमिन के अंदर, अच्छा फंक्शन मैंने बना दिया स्टूडेंट्स का, व्यू में गया, ठीक है, नेविगेशन में गया, एडमिन टेम्पलेट की नेविगेशन में गया और यहां पर इसको मैंने क्या कहा, एडमिन के अंदर स्टूडेंट्स लिस्ट करो। ठीक हो गया। और इसको मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट्स, सेव। ठीक हो गया। बैक गया, कंट्रोल आर किया, क्लिक किया, स्टूडेंट्स को कॉल कर रहा है, बिल्कुल ठीक तरीके से कॉल कर रहा है। लेकिन अभी यहां पर मुझे क्या करना है, डेटा टेबल लिस्ट करना है जहां पर मेरे पास स्टूडेंट्स लिस्ट होंगे। तो अब मुझे इस व्यू की जरूरत नहीं है, तो मैं अब आऊंगा व्यू सेक्शन में और यहां पर नया व्यू बनाऊंगा, एक न्यू फोल्डर बनाता हूं, उसको मैं नाम देता हूं स्टूडेंट्स। ये फोल्डर मैंने क्यों बनाया बताने लगा। जब भी आप, अब मैं सिर्फ एक क्रूड की तैयारी करने लगा कि पूरा मैं क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन बनाऊं। अब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, लिस्ट होती है, व्यू होता है, ऐड होता है, एडिट होता है, ये 4 चीजें होती हैं। ठीक हो गया। अब वो 4 चीजें व्यू पे होती हैं। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा, उसको मैं कहूंगा list.php। फिर मैं एक फाइल बनाऊंगा add-edit.php। ऐड और एडिट में एक फाइल से करूंगा। ठीक है, ये क्यों करूंगा या मैं उस वक्त बताऊंगा जब हम लोग ऐड एडिट करने लगेंगे। फिर इसके बाद न्यू फाइल और view.php। दुनिया में जितनी भी एप्लीकेशंस बनती हैं उसमें जो बेसिक रूट होता है ना, चाहे जिस लैंग्वेज में हो, उसमें बेसिक ऑपरेशंस यही होते हैं। आप फाइल को लिस्ट करोगे पहले, वहां पर आपके पास ऑप्शन होगा, वहां पर आप ऐड करोगे, वहां पर आपके पास ऑप्शन होगा, वहां पर आप एडिट कर सकोगे स्पेसिफिक। फिर एडिट करने के बाद आप कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट कर सकोगे। दुनिया जहां की आप एप्लीकेशन उठा ले उसके अंदर यही काम हो रहा है, यही हो रहा है ना। MIS कौन बना रहा है, आप लोग बना रहे हैं, यही कुछ कर रहे हैं ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहे ना। मेन चीज यही है, लॉजिक, बिजनेस लॉजिक फिर आप कहां पर अप्लाई कर रहे हो, कंट्रोलर के अंदर, लेकिन मेन लॉजिक ऑफ यही है ना। ठीक हो गया। तो ये इस वजह से इसको मैंने एक, मतलब अब स्टूडेंट्स का पूरा का जो पूरा व्यू है वो मैंने एक फोल्डर के अंदर रख दिया कि मेरी चीजें अलग-अलग मैनेज रहें। मुझे पता हो कि भाई मैं जस्ट अपना फाइल सिस्टम भी देखूं, मुझे पता हो कि भाई इसका व्यू यहाँ पर है, मैं आऊंगा यहाँ पर चेंजेस करूंगा, चाहता रहूंगा। इसका फायदा, इसका भी आपको नुकसान है कि आपका टाइम लगता है, लेकिन फायदा आपको फ्यूचर में होता है जब आप मेंटेनेंस के लिए आते हो ना। और मेंटेनेंस मुझे पता है कितनी मुश्किल जॉब है। अब आपने अपने हाथ से प्रोजेक्ट किया होगा और उसको आपको याद ही नहीं होता कि मैंने कौन सी फाइल कहाँ रखी है। अभी तो आप लोग 8 या 10 या 15 या 20 कंट्रोलर्स बना लोगे, किस्सा खत्म। जब मजा हो सकता है जब आपके पास 30 से ज्यादा कंट्रोलर्स हो। मैं एप्लीकेशन पे काम कर रहा था, उसमें 420 समथिंग कंट्रोलर्स थे। अब आप अंदाजा लगाओ उस कितनी बड़ी एप्लीकेशन होगी, किस उसके अंदर व्यूज कितने होंगे। अगर कम से कम 3 व्यूज भी लगाए ना तो 420 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, कितने व्यूज बनेंगे। कम से कम एक कंट्रोलर का एक व्यू भी हो। वो अलग बात है, किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, लेकिन एक मिनिमम अंदाजा लगा लें कि कम से कम इतने व्यूज होंगे। अगर वो तमाम के तमाम व्यूज एक ही फोल्डर के अंदर पड़े हों, जैसे ये एडमिन का फोल्डर है, इसके अंदर भाई आपने लिखा हो स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड, स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट, स्टूडेंट अंडरस्कोर एडिट, स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट। अब ये सारी चीजें आपने एक ही फोल्डर में रखी हो। फिर उसके बाद टीचर्स के लिए 4, फिर यार जितने ग्रुप बनाओ उतनी 4 फाइल्स करते जाओ, देखो कितनी ज्यादा फाइल बनती है। 100 से ज्यादा, 20 से ज्यादा फाइल हो जाए आपको एक एक फाइल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। 420 तो फिर बहुत बड़ी। उसमें फिर ये होता है कि आप जब वो ट्री तो बन जाता है, लेकिन ये है कि आप चीज़ों तक बहुत आसानी के साथ पहुंच जाते हैं। और फिर एक जगह पे चेंज करोगे, आपको याद होगा भाई मैंने ये जगह यहाँ पर ही चेंज करना, बस इसके अलावा और कहीं चेंज नहीं करना। ठीक है, तो इस वजह से आपको अपने कोड के जो स्ट्रक्चर है, अपना कोडिंग स्टाइल है, उसको क्लीन रखना होगा। मैं कल बात कर रहा था ना क्लीन कोडिंग की,
ये चीज़ भी क्लीन कोडिंग में आती है कि भाई आपकी चीज़ें जो है ना सही तरीके से हायरार्की में पड़ी हो। ठीक हो गया, गुड। अगर आप लोगों ने इस तरीके से अभी जो काम कर रहे हो नहीं किया तो अभी आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल इनिशियल लेवल पर है, इसको इस तरीके से मैनेज कर लो, आपका अपना ही फायदा है। ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैं क्या लोड करूं, एडमिन के अंदर स्टूडेंट्स के फोल्डर के अंदर लिस्ट, जाहिर सी बात है इंडेक्स में मैं लिस्ट ही शो करूंगा। अब लिस्ट में मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास वो एसेट्स का फोल्डर है उसके अंदर पेजेस के अंदर वो डेटा टेबल्स, एक तो इसमें चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल है यार। डैशबोर्ड की तरह टॉप की फाइल से पेज डैश रैपर, कंट्रोल F E अब देखो सिर्फ ये सेक्शन कॉपी करें, ठीक है, और लिस्ट में पेस्ट करें, इसको आइडेंट करें, ठीक हो गया। और इसका रिलेटेड जो जावास्क्रिप्ट है ये कॉपी करें और लिस्ट में नीचे करके पेस्ट कर दें, आइडेंट भी कर दें। और इसके बाद जो आपकी स्पेसिफिक लोकेशन है वेंडर्स की, क्या है, सपोर्ट /admin/do, ठीक हो गया, सेव करना। और इसी तरह support/admin/dist रिप्लेस करो, उसको सेव करो, ठीक हो गया। यहाँ पर आप आए, स्टूडेंट्स पे क्लिक करें, विदाउट एनी हार्ड वर्क आपके पास पूरा का पूरा वो टेबल का सेक्शन, पूरा पेज ही डिस्प्ले हो गया। समझ आइए, नींद आ रही है, स्क्रीन वाइट कर दूं? ठीक है, जस्ट वो एक सेक्शन जो दरमियान वाला सेक्शन था ना, वो डेटा रैपर वाला, मैंने जस्ट वो कॉपी किया, पेस्ट किया, हेडर भी खुद बन गया, फुटर भी खुद बन गया, लेफ्ट एरिया भी खुद बन गया। अब आप ये देखो, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना कितना आसान हो गया। डैशबोर्ड जाओ भाई वो एक्टिव, स्टूडेंट जाओ भाई वो एक्टिव, सिंपल, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, अब ये टेबल्स तो बना दिए, ये जो एक्स्ट्रा डेटा है बस मैंने ये डिलीट करना है। ये यहाँ से जो एक्स्ट्रा डेटा है ना, इसको मैं डिलीट करने लगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज करते हैं, हेल्पफुल है। अब ये देखो, ये वेल वाला सेक्शन जो है ना, मैं ये डिलीट करने लगा। .well .well, ठीक हो गया, ये क्लास है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है।
ये डिलीट हो गया। फिर इसके बाद ये वाला वो किचन सिंक वाला सेक्शन है, ये पूरा का पूरा डिलीट करो, ये भी डिलीट करना है और ये भी डिलीट करना है। सेव किया, यहाँ आया, इसको रिफ्रेश किया, ठीक हो गया। क्लियर? यहाँ पर इसको टाइटल्स दे दो। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब देखो इस टेम्पलेट के अंदर जो है ना जावास्क्रिप्ट का सर्च ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। 1.0 सर्च करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली वो आपको सर्च करके ला देता है, ठीक है। तो सर्च भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप इसकी एग्जैक्टली फाइल एग्जैक्ट लोकेशन पे रखो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बेस है तो इसकी स्पेसिफिक फाइल आप इसके साथ ही रखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नीचे आ जाओ, तो यहाँ पर डेटा टेबल डैश एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको मैं इसका नाम मैं चेंज करता हूँ। अब देखो हर डेटा टेबल आप बनाओगे, अब स्टूडेंट्स का अलग डेटा टेबल होगा, टीचर्स का अलग डेटा टेबल होगा। तो यहाँ पर चूंकि बेसिकली इसको आईडी गिवन थी, ठीक है, ये देखो आईडी गिवन है और आईडी का ये रूल है कि पूरे पेज पर एक आईडी एक ही दफ़ा होनी चाहिए। अब वो एग्जाम्पल नेम जो था वो जनरल नेम था, जनरलाइज नेम था, तो इसको मैंने चेंज कर दिया किस में, स्टूडेंट्स में, कि स्पेसिफिक हो जाए भाई सिर्फ स्टूडेंट्स ही रहे, ठीक हो गया। अब ये डेटा जो है ये कहाँ से ला रहा है मुझे नहीं पता कहाँ से ला रहा है, मैं ये पूरा टी बॉडी जो है डिलीट करने लगा। अपना टी बॉडी बना दिया, फिर टी हेड भी इसी तरह, ठीक हो गया। कंट्रोल आर करें तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सिर्फ मेरे पास वो खाली व्यू रह गया, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक टेबल डेटाबेस में एक टेबल बनाया हुआ है, आईटेक स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है। अब मैं इसके रिकॉर्ड्स फेच करने लगा हूं, ठीक है। वो आप उसको छोड़ देंगे, कंट्री आईडी ये क्या चीज़ है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फ़ोन, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट एड्रेस, जस्ट ये चीज़ें मैं लोड करने लगा हूं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट आईडी तो हमारे पास वैसे ही है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब चूंकि मैं डेटा कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, डेटाबेस से। उससे पहले मैं देख लेता हूँ मैंने डेटाबेस को सेट किया हुआ है कि नहीं। डेटाबेस कल किया तो था, रूट आईटेक लोकल होस्ट, ठीक है जी, A1 है। अब कंट्रोलर तो मैंने बना लिया, अब यहाँ पर मुझे एक मॉडल चाहिए। अच्छा, मॉडल मैं आपको ये मतलब सिंटेक्चुअल चीज़ नहीं बता रहा, एक लॉजिकल सी चीज़ बता रहा हूँ प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर। मॉडल जो होता है ना, मॉडल वो ऐसा एरिया होता है ना जहाँ पर आप लोगों ने डेटा फेच करना होता है। अब इसमें कोई कैद नहीं है कि आप उसको फोल्डर के अंदर रखो, फोल्डर के अंदर ना रखो। जैसे हम लोगों ने कंट्रोलर को फोल्डर के अंदर बंद किया ना, वो हम लोगों ने इस वजह से बंद किया कि हम लोगों ने पूरी एप्लीकेशन को फ्रंट एंड बैक एंड अलग करना है। अब मॉडल से तो आपने जस्ट डेटा पिक करना है, इसी तरह ना
आप बस उसको कॉल करो, वहां से डेटा उठाओ, यूज करो। ठीक है, आप मॉडल को डायरेक्टली कॉल भी नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। आप मॉडल को डायरेक्टली किस तरह कॉल करोगे? ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको कंट्रोलर के पास जाना पड़ता है। मॉडल तक पहुंचने के लिए आपको कंट्रोलर से होके जाना पड़ता है, मॉडल को आप डायरेक्टली जा नहीं सकते। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एडमिन के मॉडल से अलहदा बनाते हो और फ्रंट के अलहदा बनाते हो, वैसे भी ठीक है। और अगर आप इतने स्मार्ट हो कि आप सब चीज़ों को मतलब स्पेसिफिक तरीके से मैनेज कर सकते हो कि आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को एक ही क्वेरी से फेच करो, आप वो भी कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। इसको हमारा काम करना पसंद नहीं है।